जीत की कोशिश करने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। जो आदमी शैतानी कर रहा है मतलब वो थोड़ा सा तो दिलेर है। हाँ, इसलिए शैतान को आप हरदम रॉन्ग वर्ड में नहीं ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली। शैतानी को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इट्स लाइक ए एनर्जेटिक वर्ड। आपकी लाइफ एक बढ़िया कंफर्टेबल अच्छी लाइफ रही इंडिया में, ऐशो आराम ये सब छोड़ के दुबई चलते हैं। और क्यों? शारजा एयरपोर्ट में मैं अकेला ही बैठा था, 3-4 घंटे वेट किया, कोई नहीं आया मुझे लेने। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। जो टीवी पे दिखाई देता है वो रियलिटी नहीं होती है। आपको अपना 100% देना होगा। आप ये मत सोचिए कि आपने जो देखा है बैठे बिठाए वैसे चीजें बैठे नहीं बिठाए मिलती नहीं हैं। मिलता। ये सोचिए कि आप इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। तो शायद इंडिया में तो आपके जान पहचान वाले मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, वो 2 मिनट में आ जाएंगे घर वाले। लेकिन बाहर जा रहे हैं तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सुबह 7 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक वहाँ काम करता था। रात के 12 बजे? रात के 12 बजे तक, क्योंकि सुबह 7 बजे से रात सुबह के 12 बजे? 7 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि टूरिज्म का काम है। तो आपको अपने काम में कभी भी चाहे जितने भी बड़े बन जाओ शर्माना नहीं है। शर्माना नहीं है। हाँ, ये होता है। काम को छोटा समझेंगे, शर्माने लग जाएंगे 100% तो आप चाहे सारी काबिलियत धरी की धरी आप रह जिस जाएगी। काम से बड़े हो, अगर उसी काम से शर्म करने लग गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब कुछ पाने के बावजूद भी मुझ में इतना मुझे कुछ चीज अगर अभी भी पानी होती है तो मैं उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर किसी को थेरेपिस्ट की या काउंसलर्स की या साइकियाट्रिस्ट सही की बात है। जरूरत है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ जरूरत है किसी एक इंसान की जो उनको सुने। 100%, क्योंकि शायद वो घर वालों से शेयर करेगा तो घर वाले उसे पागल समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉक नेस्ट। दिस इज़ अंशु और ये है हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ का विद गेस्ट एपिसोड। आज हमारे गेस्ट हैं एक बड़े ही एनर्जेटिक, वर्सेटाइल एंड ग्रेट पर्सनालिटी, जिनसे मिलके आई एम श्योर आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे लगा था जब मैं इनसे पहली बार मिली थी। इनका नाम है रामानंद टाक। लोग इन्हें ज़्यादातर सोनू के नाम से जानते हैं। हम इनके बारे में यहाँ बात करने इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी लाइफ बहुत लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। ये राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते हैं। आज से करीब 15 साल पहले अपनी राजस्थान की वो एक बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया वेल टू डू फैमिली सेटअप, कंफर्ट जोन, सब कुछ छोड़ के उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुबई जाएंगे और वहाँ पे नए सिरे से एक नई लाइफ बनाएंगे। सो इनके वो 15 सालों का सफ़र, सारे स्ट्रगल्स, उन्होंने क्या झेला, कैसे सक्सेस पाई, क्या किया, ये सब हम आज जानेंगे और इनसे कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम सोनू। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। सो सोनू, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे आपके बारे में कुछ, या मैं कहूँ कि अगर एक लाइन में अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि किसी की इतनी लंबी यात्रा को आप एक लाइन में बताना चाहेंगे, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि मैंने जो अभी तक जो अपनी लाइफ स्पेंड की है उसको एक लाइन में बताना चाहूँगा। तो ये है कि जीत की कोशिश करने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। क्या बात है! हार के जीतने वालों को नहीं, जीत की कोशिश करने वालों वो को। सिर्फ मूवीज़ के लिए बेटर लगता है कि हार के जीतने वाला, क्योंकि हर जो आदमी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है वो जीतने के लिए करना चाहता है। और जब वो कोशिश कर रहा होता है तो वो हारने के लिए कभी नहीं करता, जीतने के लिए ही किया जाता है। तो उसी को हम बाजीगर कहते हैं। बहुत सही। तो जो आपकी मेरी जो फर्स्ट लाइन है ये सभी लोगों से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने ट्राई किया कि उसको एक लाइन में इस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। बड़ी ओरिजिनल बात करी आपने। थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप अजमेर से बिलोंग करते हैं, वहाँ आपकी फैमिली है, आपका घर है, बट थोड़ा आप इसको और एक्सप्लेन डिटेल में बताना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, कैसी फैमिली है, कितने लोग घर में? मैं अजमेर से हूँ। अजमेर में हम 3 भाई बहन हैं। मैं उसमें सबसे छोटा हूँ। बड़ा भाई है और एक बहन है। पापा की डेथ 2014 में हो गई। पापा वाज इन आर्मी। उन्होंने 1971 की लड़ाई में भी जो इंडिया और बांग्लादेश के टाइम पे थी उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद पापा यूनिवर्सिटी में रहे हैं और मम्मी मेरी संस्कृत की लेक्चरर रही हैं। तो अभी वो घर पर ही हैं। तो हमारी छोटी सी फैमिली है। तो उसमें सबसे छोटा मैं ही हूँ। अब आप जैसे कि जानते हैं कि सबसे छोटा होता है वो बहुत नॉटी और शैतानी भी होता है, बहुत पैम्पर्ड तो होता है। बहुत पैम्पर्ड भी होता है। तो मैं बहुत शैतान था और अभी भी बोलो तो कह सकते कि हूँ। हाँ,
वो तो दिखता है। लेकिन जो शैतान होते हैं ये नहीं है कि वो हर चीज में ही शैतानी करते हैं, वही शैतानी उनको एनर्जेटिक भी बनाती है। अगर वही शैतानियों को वो अपनी पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके जाएंगे तो वही शैतानी उनको आगे ले जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली एक डायरेक्शन देना उस शैतानियों को बड़ा जरूरी है 100%, क्योंकि जो आदमी शैतानी कर रहा है मतलब वो थोड़ा सा तो दिलेर है। हाँ, इसलिए शैतान को आप हरदम रॉन्ग वर्ड में नहीं ले जा सकते हैं। Exactly. शैतानी को आप अगर आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इट्स लाइक ए एनर्जेटिक वर्ड। हाँ, लेकिन उस शैतानी को आप पॉजिटिव चीज में लेके जाइए, उसको थोड़ी तो सी वो दिशा दे दीजिए। दिशा दे दीजिए तो आपको वो ले जाके बहुत जगह पे काम आएगी। जैसे शर्माना नहीं होता है, हर चीज के लिए भिड़ जाना होता है, तो ये चीज आपको आगे बढ़ाती है। एग्जैक्टली। सो आपने ये सब आपकी बातों से लगता है, और जितना मुझे पता भी है कि आपकी लाइफ एक बढ़िया कंफर्टेबल अच्छी लाइफ रही इंडिया में। जब इंडिया तक में आप बहुत अच्छी थी, परिवार के क्योंकि साथ हाँ थे। परिवार के साथ में जब तक आप रहोगे एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। और एक्चुअली घर में सब कुछ था, दोनों मम्मी पापा अपने गवर्नमेंट जॉब में थे, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा था। सो ये सारे कंफर्ट, इतनी ऐशो आराम, ये सब छोड़ के आपको ये कब ये ख्याल आया कि दुबई चलते हैं, और क्यों? बताता हूँ कि मैं क्यों दुबई का सोचा। एक्चुअली मूवीज़ में भी बहुत देखा था। दूसरा ये कि मैं वहाँ शैतानियाँ बहुत करता था, तो फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही था। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसी डायरेक्शन में रहा, उसी जोन में रहा, तो शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि बाहर जाता हूँ मैं और कुछ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट जितने भी फ्रेंड्स थे जो कॉलेज टाइम के थे वो बाहर निकल चुके हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई कहाँ है, कोई लंदन है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक ट्राई करता हूँ। इसी वजह से मुझे बाहर आने का हुआ, और मुझे एक्चुअली बाहर एक्सप्लोर करना था, मुझे दुनिया देखनी थी। इसी वजह से सेकंड सबसे फर्स्ट मेरा कॉज था दुनिया देखनी थी। अच्छा, सो कहीं से शुरुआत करनी थी बस कहीं से शुरुआत करनी थी, एक चांस ढूंढ रहा था जो मुझे दुबई में आके मिला। अच्छा, सो दुबई कैसे चुना कि इतनी सारी कंट्रीज हैं, आप कहीं भी जा सकते थे? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। दुबई मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो मेरे दोस्त थे, जो कहने को दोस्त थे, आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन पीछे से मुंह पे कैसे होते हैं लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बोलेंगे कि हाँ जब वहाँ मिलने आते थे, हमारे साथ में बैठते थे, खाते थे, बोले वाह हाँ 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 तू आ जा, मैं ये करूँगा तेरे लिए, वो करूँगा। कोई दोस्त किसी टाइम पे काम नहीं आता। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो किसी पे दूसरे पे डिपेंड होकर कभी कहीं मत जाना। आप में अगर अपनी एबिलिटी है, कुछ करने का खुद का दम है, तो उसी पर रह के जाना, किसी दूसरे के भरोसे कभी भी बाहर मत जाना। एग्जैक्टली, बहुत सही बात है ये। दूसरे के भरोसे जिंदगी प्लान नहीं करनी है। तो हुआ ये था कि मेरा जो दोस्त था उसने मुझे कॉल किया कि बोले आजा, मैं तुझे बुलाता हूँ। पैसा मैंने ही दिया था अपना वीज़ा का। तो मैं उसका आया गया, मैं शारजा आ गया। शारजा उसने मुझे बुलाया, लेकिन वहाँ आके देखा तो वो मुझे नहीं लेने आया था। तो शारजा एयरपोर्ट में मैं अकेला ही बैठा था। 3-4 घंटे वेट किया, कोई नहीं आया मुझे लेने। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। एक बार तो सोचा कि वापस से टिकट लेके चला जाऊँ, नहीं तो लेकिन वो मेरे जैसों के लिए, क्योंकि मैं वहाँ शैतान था और फिर वापस भी जाऊँगा तो मेरे लिए थोड़ा शेमफुल था। तो मैंने सोचा कि अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जेब में मेरे पास थे 1000 dirham के करीब, जो इंडिया का 12 या 15 उस टाइम पे जो रेट चल रही थी 12 या 15 की थी। तो 12 या 15 हजार रुपए एक तरह से। हाँ 12 या 15 हज़ार थे। हाँ। तो उसको जब कन्वर्ट कराए थे तो 800-900 के करीब हुए थे। अच्छा। तो वो थे, तो मैंने सोचा कि चलो कन्वर्ट करवाता हूँ। फिर मैंने जाके बाथरूम में जाके ड्रेस चेंज करी और पेपर लिया। पेपर में देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट आया है कहीं पे जॉब का। वहाँ से टैक्सी करी मैंने, सीधा सामान लेके टैक्सी वाले को बोला कि भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा चार्जेस का मैं देने वाला था। तो मेरे पास जब टैक्सी का चार्जेस एयरपोर्ट से शुरू हुआ, शारजा एयरपोर्ट से, तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि वो घूमते घूमते वहाँ से जब वहाँ तक दुबई तक, जहाँ तक वहाँ इंटरव्यू था, तो वहाँ गया था तो मीटर चलता चलता कम से कम 150 to 200। अब आपके हाथ में है 600, 700 या 800 दरहम, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है कि कितना था। तो 700-800 दरहम है और उसमें से 150 दरहम यहीं चलेगा। फिर वेटिंग के भी और जाने हैं, तो आपको डर लगने लग जाएगा। तो वहाँ पे गया तो अब मम्मी पापा का आशीर्वाद समझिए कि वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनको मैं पसंद आया। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी। वो थी अपनी पहली ट्रैवल डेस्क की थी। तो ट्रैवल डेस्क में मुझे जो टूर्स होते हैं, इनबाउंड टूर्स होते हैं दुबई के, वो मुझे सेल करने थे। अच्छा। सैलरी देंगे हम 800 या 900 दरम या 1000 दरम, और ऊपर से हाँ महीने के। अच्छा। जो मेरा ओनर था, जो जिसने मुझे रखा था,
वो मुझे लेके गया एक रूम में जहाँ पर एक रूम में कम से कम 7-7 8-8 लड़के रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा, देखते ही घबरा कितना गया बड़ा, मैं तो। अंदाजन कितना बड़ा रूम था वो? अब देख लीजिए कि क्या बताऊं, हमारी जो अजमेर की रसोई होती है ना, किचन, ओहो, उतना सा आप बोल सकते हैं अच्छा। कि मेरे लिए तो सफोकेशन जैसा था। और तो उसमें 6-7 लोग? 6-7 लोग, और मुझे बेड मिला ऊपर वाला, बंक सबसे बेड जो ऊपर वाला होते हैं। बंक बेड। 3 थे, 1 2 3, मुझे बंक बेड मिला ऊपर वाला। ओके। तो वहाँ उस पर चढ़ना वही बहुत बड़ी टास्क थी, और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना वो अलग टास्क थी। तो वो मुझे मिला, तो शुरू में तो सोचा कि मैं वापस से चला जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि अब एक बार आ गया हूं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्योंकि जहां हम लोग अपनी कंफर्ट वाली लाइफ छोड़ के जब इस तरीके से आते हैं, तो आप जब इतनी दूर आए हो तो आपको स्ट्रगल करना तो मेरे एक ही बार, दिमाग में हाँ, था ही। क्योंकि मुझे लगा था कि वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो आगे तो और भी ज़्यादा कुछ होने वाला है, तो चलो ठीक है, रहने को कुछ मिल तो रहा है, जॉब तो मिली। तो फिर मैं जब वहाँ रहना शुरू हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे सब चालू हुआ। सुबह 7 बजे से लेके मैं 12 बजे तक वहाँ काम करता था, रात के 12 बजे? रात के 12 बजे तक। क्योंकि सुबह 7 बजे से रात सुबह के 12 बजे? 7 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि टूरिज्म का काम है, टूर का, क्योंकि आपको टूर सेल करना है, और जो गेस्ट एंटर करते हैं वो कंटिन्यू आते रहते आते हैं। ही रहते हैं, हाँ। तो जो मेरे फर्स्ट जो ओनर थे वो शायद मुझे सिखाना भी चाहते थे, तो वो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि शुरू में तो गुस्सा आता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो बैकबोन उन्होंने ही बनाई है कि बोलेगी कि हाँ, रीढ़ की हड्डी की बोलेगी कि हाँ, मजबूत रहने का। अब तो पहले मुझे गुस्सा आता था उस आदमी पे, लेकिन अभी ठीक है, अभी अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे उस चीज़ के काबिल बनाया। तो फर्स्ट जॉब मेरा उस दिन ऐसा था कि उन्होंने मुझे 100 dirham दे दिए थे। उन्होंने मुझे बोला कि जाके दुबई घूम के आओ। तो मैं फर्स्ट बार अजमेर वाला बंदा पूरी दुनिया, मतलब कभी बाहर नहीं निकला, वो सीधा दुबई आया है। 100 dirham में कैसे पूरा दुबई देखेगा। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने अपना दिमाग चलाया। उस टाइम पे बिग बस चलती थी, जो बिग बॉस पूरा टूर कराती है। मैंने उसका टिकट लिया, 70 या 60 या 70 dirham का था। पूरे दिन उसमें घूमा, पूरी चीज़ें मैंने डायरी में लिखी। उसके बाद उनके में एक फ्री क्रूज़ भी आता है, वो क्रूज़ भी किया। मैं वापस आया तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि बोलेगी कि देखा है, कैसे देखा है 100 dirham में। तो मैंने बोला, वो बहुत इंप्रेस हुआ उस चीज़ से। बोले क्या क्या देखा? मैंने पूरा दुबई का बता दिया। बोले तू तो पूरा दुबई देख के आ गया। अगले दिन से उसने मुझे रखना शुरू किया। उसके बाद काम शुरू किया मैंने। मेरा काम करने का इतना था कि मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। अगर सुबह ब्रेड खा के निकला हूँ तो दोपहर को भी खाना नहीं, शायद एक रोटी कुछ भी, और फिर उसके बाद रात को सीधा खाना। फिर 3 बजे उठ के मैं नहाने या धोने जाता था, क्योंकि उसके बाद में वहाँ पे इतने लड़कों की भीड़ हो जाती कि सुबह 7 बजे तक आप वापस नहीं, टाइम नहीं मिल पाता था, तो भीड़ हो जाती थी। 7-7 8-8 लड़के थे, तो 3 बजे नहा के वापस सो के फिर हम लोग ऐसे जा रहे थे। तो मतलब मैं पूरे दिन में सो रहा था शायद 3 या 4 घंटे, और पूरे टाइम काम। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग थी। सो मतलब आप एक तरह से 12 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे थे, 15-16 घंटे एक दिन के। 100%, और वो भी सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद में। 3-4 घंटे की नींद में। ये होता है, जब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बड़े सपने लेके आ रहा है वो इन चीज़ों के लिए तैयार है, कि जो टीवी पे दिखाई देता है वो रियलिटी नहीं होती है। आपको अपना 100% देना होगा। आप ये मत सोचिए कि आपने जो देखा है वैसे बैठे बिठाए नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती यही। है। सो पहला दिन तो आपका ऑब्वियसली बहुत ही शॉकिंग और डिफिकल्ट था। हाँ। कि जिनके भरोसे आप आए वो है ही नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपका कम्युनिकेशंस स्किल्स। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बेटर होने चाहिए। अब हम अजमेर राजस्थान से, तो आप समझ सकते हो कि अजमेर राजस्थान में लैंग्वेजेस कैसी होती है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी थोड़ी बढ़ी, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आ रहे थे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनकी जो इंग्लिश होती थी सर के ऊपर से निकलती थी। 2 दिन तक तो मुझे समझने में लग जाता था। तो मैं सिर्फ कैच करने की कोशिश करता था कि जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड थे, सिटी टूर, डेजर्ट सफारी, धाव क्रूज, जहाँ वो ये बोलता था मैं उसको कनेक्ट करके आप अंदाजा लगा लेते थे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो मेरी एक स्टोरी होती थी, मैं उनको ये बता देता था, प्राइस वाइज। तो ऐसे चल रहा था। मतलब मेरा काम में निकाल रहा था। धीरे 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 मेरी वोकेबलरी भी ठीक होती रही, कम्युनिकेशन से स्किल्स भी ठीक होती रही, ऐसा चलता रहा काम। और फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा। तो बाद में ये होता रहा था कि जो मेरी सैलरी थी 700-800 dirham, वो सिर्फ सैलरी थी। आगे चल के वो तो सिर्फ थी मेरी, बाकी मैं कमीशंस पे काम कर रहा था। उस टाइम पे मुझे 8 से 10 हज़ार dirham तक वो मेरा कमीशंस बन रहा था। क्या बात है। ये सब आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, और आपको
कि किस तरीके से कमाना है, सिर्फ उसी चीज़ से नहीं कमाना। जैसे मुझे उसने सिर्फ एक जॉब दिया था कि वहाँ बैठ के मुझे गेस्ट को कन्वेंस करके उसके टूर भेजने हैं, मैं उसका काम कर रहा था। मैंने फिर अपने कनेक्शंस बनाए ड्राइवरों से, ड्राइवरों से कमीशंस की लिया। तो फिर उसके बाद में जो सिम्स होती थी पहले, उन सिम को रेंट पे देना शुरू किया। फिर उसके बाद में मैंने ये धीरे धीरे अपने खर्चे निकालना शुरू किए। तो सब कुछ इस तरीके से धीरे धीरे हुआ। तो ये आइडियाज आपको कहाँ से आए कि मैं ये भी कर सकता हूँ? ये बता रहा हूँ ना, शैतान जी, ये वर्ड लग गया ना, ये आपको, आपके दिमाग को आगे बढ़ाता है। फिर जैसे कोई शॉप पे आप जा रहे हैं, जैसे मैं गोल्ड शॉप पे बेचता था, तो उस टाइम पे मेरी कुछ शॉप्स डिसाइडेड होती थी, वहाँ बेचता था, तो वहाँ पे मेरे कमीशंस बंधे होते थे। और जैसे आता है हर कोई दुबई, मीना बाजार जाता है, तो कोई चॉकलेट की दुकान पे जाता है, वहाँ पे मेरे, या परफ्यूम की दुकान पे होते थे, तो वहाँ पे मेरे कमीशन सेट था। तो इस तरीके से मेरा होता रहा। तो ये मतलब दिमाग की खुराफात आपकी निकलती रही कि अच्छा यहाँ भी ट्राई करता हूँ, यहाँ भी ट्राई करता हूँ। नहीं तो आप खुद सोचो कि 700-800 dirham में सिर्फ वहाँ पे रहने में ही कुछ नहीं होगा। मेरा इतना खर्चा तो सिर्फ फोन पर ही चला जाता था। और उस टाइम पे ये व्हाट्सएप कॉल नहीं थे। 2010 हाँ, की मुझे बात कर रहा हूँ। अब उतने उस टाइम का तो मुझे अंदाजा नहीं है, बट आज की डेट में आई थिंक 700-800 दिरहम में आपका 2 दिन का खर्चा भी नहीं चलेगा। मेरा एक दिन का खर्चा नहीं चलता, मेरा पेट्रोल का खर्चा ही निकल जाता है इतना। और Exactly. यही बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल डिफिकल्ट है इस 700-800 dirham में जाने का। उस जमाने में चलो शायद 4 दिन का खर्चा चल जाएगा 700-800 में। और इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक उस समय भी चलता होगा। लेकिन ये है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी थी, वो मैंने ली। और उसको अपॉर्चुनिटी को मैंने एक गोल्डन मोमेंट में कन्वर्ट किया उसको। और सबसे अच्छी बात है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये काम आपने पहले दिन पे किया, पहले दिन पे, कि एयरपोर्ट से निकल के आप सीधा इंटरव्यू देने चले गए 100%। क्योंकि मैं वहाँ, ढूंढ के, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं ये सोचा था, मैंने फिर से वही वर्ड यूज करूंगा, शैतान, अगर मैं वो यूज नहीं करता, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, तो शायद मैं वापस से उसी टाइम पे अपनी रिटर्न फ्लाइट करवाता और वापस आ जाता था। तो वहाँ पे जो मैंने किया, इंटरव्यू देखा, वहाँ पे मैंने सोचा कि कौन सा पेपर्स लूँ, इसमें एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, ये लेके वहीं से डायरेक्ट गया। क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं रिटर्न हताश टिकट हो लेके जाते वापस जाते, सही है। या अगर रुक भी जाते इस लिहाज से कि अरे घर जाके क्या जवाब देंगे कि गए थे और तुरंत आ गए, तो और रुक भी जाते तो पहले तो हफ्ता 10 दिन महीना वो शौक में रहते, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, यही तो अब मैं क्या करूं। आज मैं उसी दोस्त को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि है ना, वो नहीं आके मेरे लिए बेस्ट रहा। शायद अगर वो आ जाता तो मेरी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ जाती, और शायद मैं किसी शॉप में या किसी स्टोर में अभी तक सामान ही बेचता रहता। वो कहते हैं ना, बच्चे को पानी में डालो तभी वो हाथ पैर चलाएगा। 100%। वही हुआ आपके साथ। ये सो पहला दिन इतनी एक वो झटका लगा, लेकिन आपने उसमें मौका निकाल लिया। यही फिर आगे आपने ऐसे धीरे धीरे तो काम चलने लग गया, फिर आपकी वो हिम्मत बन गई होगी। हिम्मत बन गई। तो फिर उसमें क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट ओनर था उसने मुझे वीज़ा नहीं दिया, वो टूरिस्ट वीज़ा पे मुझे 3 महीने काम कराया। उसको जब लगा कि मैं सैलरी इतना है और कमीशन मेरा इतना आ रहा है, तो उसने सोचा कि अगर सोनू ने अगर यहाँ रह के काम करना शुरू करा तो शायद मेरे पे भारी पड़ेगा। तो उसने मुझे बोला सोनू घर पे जाओ, मैं वीज़ा भेजता हूँ। मैं गया 2-3 महीने, उसने वीज़ा नहीं दिया, मुझे पता लगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा पैसा भी बाकी था मेरा उस पर, लेकिन उसने नहीं किया। तो फिर मेरे 2 अच्छे फ्रेंड थे जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जॉन। तो उन्होंने मुझे अच्छे से, मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला जॉन भैया आपके साथ काम करना है। तो मैं जहाँ रह रहा था उस फ्लैट के ऑनर थे, जहाँ पे वो रखा के गया था मुझे, उस फ्लैट के ऑनर थे। तो उनके साथ जाके उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। उसने अपना काम शुरू किया। फिर जॉन ने बोला कि ठीक है जॉन, सोनू मैं अपने पास रखता हूँ। फिर उसके बाद मैं उनके पास आया, उस आदमी से मिला, फर्स्ट ओनर से, मेरे जो पैसे थे बाकी के वो पूरे निकलवाए उनसे, और फिर इधर शुरू किया। तो उन्होंने आपको और रास्ते दिखा दिए। फिर उन्हीं के साथ मैं काम करता रहा। उसके 2-3 महीने तक अच्छा सब कुछ चलता रहा। तो अगले रिन्यूअल पे जॉन ने बोला सोनू यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं इसको रिन्यू नहीं करवा सकता। इट्स ओके, तो अब मेरे पास जॉब नहीं है, या तो तू एक काम कर, तो या तो तू ये ले ले, तू खुद इसको चला, और या देख ले तू दूसरा जॉब। अब सब कुछ मुझे डिसाइड करना था। मैंने पापा को फ़ोन किया, तो पापा ने बोला बेटा देख यहाँ सब कुछ अच्छा था, तू वहाँ गया, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो उन्होंने बोला जो तुझे करना है कर। मेरे पास उस टाइम पे थे 8 से 10 हज़ार दरम, और मुझे वो बिज़नेस रनिंग करने के लिए चाहिए था 50 to 60,000 दरम। इट वॉज रियली लाइक ह्यूज मनी दैट टाइम। तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन पापा ने जब मुझे हिम्मत दी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि वो चेक मुझे एक साथ नहीं देने थे।
फिर मैंने वो ले लिया बिजनेस अपने हाथ में, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद तो ऊपर वाला मेरे साथ में रहा, उनकी ब्लेसिंग्स रही, प्रेज तो द आपने लॉर्ड। वो उसका पेमेंट वो कैसे किश्तों में किया? किस्त जो 12 महीने जो 1 साल का चेक होता है वो 6 चेक में मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि मेरी अंदर कनेक्शंस अच्छे बन गए थे। जो मैनेजर होते हैं GMM, तो वो सब अच्छे तरीके से जान रखे थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि सारा बिजनेस आपकी बिहेवियर, आपकी डीलिंग पे सब कुछ और आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कैसे मिलते हो, ये सब कुछ डील करते हो, ये इसी पर होता है। तो यही था। सो बेसिकली वो आपका पहला ओन्ड बिजनेस पहला ओन्ड बिजनेस था। उसके बाद फिर आप आज की डेट में आई थिंक आपके 4-5 बिजनेसेस हैं जितना कि मैं जानती हूँ। हाँ, तो वहाँ से कैसे? वहाँ से शुरू किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा सबसे पहला मुझे आने जाने के लिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप जैसे कि दुबई रह चुके हैं, आपको भी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे। बहुत, हाँ। और उस टाइम पे तो मोर डिफिकल्ट था, क्योंकि और मेरे पास यहाँ का दुबई का मैनुअल लाइसेंस है। ऑटोमेटिक भी नहीं है, मैनुअल है। मैनुअल तो और मुश्किल होता है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं लोगों को बता देती हूँ सो दैट वो बेटर समझ पाएं कि दुबई में जो लाइसेंस मिलते हैं वो मैनुअल ड्राइविंग कार्स के अलग मिलते हैं और ऑटोमेटिक कार्स के अलग मिलते हैं। सो अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार का लाइसेंस है, आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते हैं। एंड ऑटोमेटिक गाड़ी के भी लाइसेंस मैंने यहाँ लोगों को देखा है 10-10, 12-12 बार फेल होते हुए। 100%। सो वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लाइसेंस हियर। मैनुअल बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। सो आपके पास पहले मैनुअल लाइसेंस था। मैनुअल लाइसेंस लिया मैंने। लिया। फिर मैंने 3-4 होटल्स में मैंने अपनी ट्रैवल डेस्क डालना शुरू करी। तो जिस रूम में मैं रहता था उसके ओनर ने मुझे बोला कि भाई सोनू, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब तू देख ले कि ये तुझे लेना ये फ्लैट की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर मैंने फ्लैट्स वहाँ पे रेंट पे ले लेके सबलेट्स करने लगा। ऐसे कर करके चलता रहा। ये और दूसरा दूसरा बिजनेस चलता रहा। फिर उसके बाद में गोल्ड में भी मैंने हाथ मारा। गोल्ड में मतलब गोल्ड ले लेके उसको रखना, फिर उसके बाद उसको सही टाइम पे बेचना, ये तीसरा था। और फिर चौथा मैंने अपना फ्रेंड्स के साथ में रेस्टोरेंट्स में पार्टनरशिप करी। ऐसे करके ऐसे 3-4 कर करके होते रहे। फिर तो एक जब शुरुआत हो गई तो फिर तो जब एक आपका से दूसरा। एक्चुअली ये होता है कि आपको इस बीच में बहुत सारे मतलब आपको सीख भी मिलती है कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्योंकि आप ये सोच के रहिए कि आप जब इंडिया से दुबई आए थे आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपका इतना पैसा जाने वाला। अभी भी मेरी यही हालत है कि अभी भी जब मैं लगाता हूँ तो ये नहीं सोचता कि ये जाएगा या आएगा। मेरे पास पहले वाली ही सोच है कि मैं इंडिया से क्या लेके आया था। अगर वो डेयरिंग नहीं होगी तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ। और इसमें डेयरिंग चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच के चाहो कि आपने 1 रुपया लगाया तो 1 रुपया है नहीं, 1 रुपये का आपका 10 पैसा भी आएगा शुरू में, 20 पैसा भी आएगा, वापस से जाके नॉर्मल भी होगा। तो ये है कि आपको अपना डर पूरा निकालना पड़ेगा अगर बिजनेस में जाना है तो। इस तरीके से चलता रहा। सो आज की डेट में तो आपने बड़े सारे बिजनेसेस खड़े कर लिए हैं। फिर मुझे कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बना ली है। हाँ, कंफर्टेबल। फिर मुझे जो मेरा मेन ड्रीम था वर्ल्ड टूर का, फिर वो वहां से शुरू हुआ। हाँ, मैं इस पे ही आने वाली थी कि आपने, मैंने सुना बहुत सारी कंट्रीज। हाँ। कितनी कंट्रीज ट्रेवल करी हैं अभी तक आपने? ऑलमोस्ट मेरा हो चुकी है 25-30-32 के करीब तक तो। और नाउ यू आर जस्ट टेलिंग मी दैट अकेले आप ये सब कुछ कर चुके हो। हाँ। और अब वाइफ और बच्चों के साथ दोबारा से? वाइफ के साथ कर चुका हूँ। अच्छा, अब बच्चों के साथ दोबारा से? अब बच्चों के साथ दोबारा। आप जितना बाहर घूमोगे आपकी सोच एक्सटेंड होगी। अगर आप सोच को, अगर आपको विस्तार नहीं कर पाओगे आप सोच का, तो फिर आप एक कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। अगर मैं शायद अजमेर में रहा होता तो मेरी थिंकिंग भी उतनी होती, और मैं शायद एक गवर्नमेंट जो, और हाँ आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं अजमेर में था तो मैं सब इंस्पेक्टर, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में मैं सेलेक्ट हो चुका था। अच्छा। ऐसा ही मैं आज अगर मैं वहाँ होता तो शायद SP के पोस्ट पे होता था या और भी अच्छी सी पोस्ट पे होता था, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी ही नहीं थी। मुझे हरदम बाहर जाने का ही सपना था। तो ये है। सो इतना जो आपने ट्रैवल किया, आपके बिजनेसेस और वो स्ट्रगल से तो जो अचीव किया वो आपने बताया। बट जो आपने ट्रैवल किया, ये जो लग्जरी ट्रिप्स जो आपने मारी हैं हर इतनी सारी कंट्रीज में, उससे आपको क्या गेन मिला? उससे क्या ऐसा कुछ लगा कि एज अ पर्सन आप कुछ चेंज हुए उसकी वजह से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा बिजनेस ही टूरिज्म पे डिपेंड है। तो जब मैं बाहर घूम रहा था, मैं जिस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, मतलब ये इनबाउंड टूर था, अभी मैं आउटबाउंड टूर में भी घुसा उसके बाद बेच रहा हूँ, बाहर भी जा रहा हूँ। तो जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी सोच क्या है, जैसे मेरे अभी जो क्लाइंट है US के हैं, कनाडा के हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के हैं,
तो उनकी सोच मुझे देखने को मिल रही है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, उस तरीका जीने का मुझे टाइम मिल रहा है। तो जब वो यहाँ आते हैं मेरे पास, तो उनसे मैं अच्छे तरीके से डीलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिस देश में रह रहे हैं, जैसे कि कोई आया कनाडा से, मैं उसको बता सकता हूँ कि सर आई वॉज ऑल्सो इन एन ऑन्टारियो, आई वॉज ऑल्सो इन कैलगरी, मैं वहाँ पे गया, तो उनसे एक कनेक्शंस बनता है। तो जब वो कनेक्शंस बनता है तो उनको लगता है कि हाँ वो सिक्योर हैंड में है, क्योंकि जब तक आप उनको फैमिली टच नहीं दोगे या पर्सनल टच नहीं दोगे, तो उनको लगेगा कि नहीं यार, तो वो सोचते हैं कि हाँ सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये शायद वो एक्स फैक्टर ऐड करता है आप में 100%। जो किसी और टूरिज्म वाले के पास शायद नहीं करता। दूसरी बात ये है कि अभी भी मैं अपने वही चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मेरा बिजनेस जो है, अभी हम लोग जो बेचते हैं, लोग बाग शायद शर्माएंगे अपने टूर्स बेचने के लिए, कि बोलोगे कि अब वो नहीं है, ओनर बन चुके हैं। अब अगर अभी भी आप मुझे बोलोगे कि जाके उस आदमी को मुंह से जाके बेच, मैं जाके उसके सामने जाके सर आई हैव लाइक दिस वन, आई हैव टूर्स, एंड मैं पर्सनली जाके उसको खुद कन्विंस करके जाके बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे अब तो स्टाफ भी काम करते हैं, लेकिन मैं खुद जाके उनको पर्सनली अभी भी खुद सेल करता हूँ। तो आपको अपने काम में कभी भी, चाहे जितने भी बड़े बन जाओ, शर्माना नहीं है। हाँ। ये होता है। काम को छोटा समझेंगे, शर्माने लग जाएंगे 100%। आप चाहे सारी काबिलियत धरी की धरी आप जिस काम से बड़े हो, अगर उसी काम से शर्म करने लग गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद से ही ईमानदार मैं अभी भी चाहे कोई सी भी ड्रेस पहन के जाऊं, अभी भी वहां खड़ा होके उसी चीज को मैं आराम से बेचता हूँ, सब्जियों की तरह, कि सर टू डेजर्ट सफारी क्रूज, ये वो। शर्म मेरी उस टाइम पे अलग है, क्योंकि इसी चीज से मैं आगे बढ़ा हूँ। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और जितना आप बाहर घूमोगे, वर्ल्ड टूर करोगे, आपकी नॉलेज एक्सटेंड होगी, आपको बाहर जाने का, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, दुनिया कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है वो जानने का मौका आपने मिलेगा। ये टूर्स करना, क्योंकि बहुत लोग इस बात पे ये बोलेंगे कि भाई वर्ल्ड टूर करने के लिए पैसे भी होने चाहिए, शायद हर किसी के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो 10 कंट्रीज घूम सके। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, आपने जब ये कंट्रीज आउटसाइड दुबई या इंडिया घूमना शुरू किया, उस समय आप फाइनेंशियली कौन से स्टेज पे थे? फाइनेंशियली मैं इतना मजबूत नहीं था, लेकिन मैंने दिमाग यूज किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीज़ाज सबसे बड़ी, हम लोगों का जो इंडियन पासपोर्ट है, उसके लिए यूरोप में घूमना इजी नहीं है, आपको वीज़ा लगाना ही पड़ेगा, और इजीली वीज़ाज नहीं लगते। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको बैंक में उतना तो पैसा रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद वीज़ा के लिए आप एक साथ बड़ी कंट्रीज में मत जाइए, पहले जाइए थाईलैंड, मलेशिया, जो ऑन अराइवल कंट्रीज होती है। उसके बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने पासपोर्ट को मजबूत करिए, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ट्रैवलर्स है। और दूसरा ये कि कैसे मैं ये टूर्स इतने इजीली सस्ते में कैसे जाता हूँ। आपको जब भी जाना है, उससे 1 महीने 2-3 महीने पहले प्लानिंग शुरू कीजिए, उसकी टिकट देखिए। ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, उस पर सबसे सस्ती टिकट मिलती है सबसे। और जब मैं जाता था तो मैं ये हॉस्टल्स में रहता था, तो जो 200 दरहम के जो रूम्स की जगह में 10-10, 20-20 डॉलर्स में जाके आराम से 2-2, 3-3 दिन जाके रहता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे टूरिज्म में मेरे अच्छे खासे दोस्त बने थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो मेरे दोस्त बने थे, उनके घर पे जाके रुकता था मैं, तो मेरा उससे बचत होता था। रिसोर्सफुल, या उनकी गाड़ियों में घूमना, उनके साथ रहना, खाना पीना, उनको जानने का मौका मिला। फिर जब वो दुबई आते थे तो वो मेरे साथ रुकते थे। गिव एंड टेक। हाँ, या इससे आपके कनेक्शंस बनते हैं, कई बार कितने अच्छे दोस्त मिल जाते हैं ऐसे। अब ये कनेक्शंस मेरे कितने काम आते थे कि अब देख लो कि जब वो कनेक्शंस बनते थे, उनके कोई रिलेटिव्स आते हैं, उसके फ्रेंड्स आते हैं, उनसे मुझे बिजनेस मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये होता है, एक कनेक्शंस बनता है तो आपको एक तो लव मिलता है, फैमिली मिलती है, बिजनेस मिलता है, बहुत सी चीज़ें मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। यस। सो ऐसे बहुत लोग होंगे हमारे ऑडियंस में भी, जो किसी न किसी वजह से शायद निकलना चाहते हैं इंडिया से बाहर, या जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, चाहे वो आपकी तरह एक कुछ करने का ज़ील हो अंदर, या फिर घर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आप एक अच्छे बैकग्राउंड से थे, अच्छी फैमिली से थे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद इंडिया में उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं है, वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं झिझक है, डर है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो ऐसे लोगों को आप कुछ एक क्या सलाह, एक कुछ की सजेशंस क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि हाँ चलो, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अच्छी फैमिलीज मेरे यहाँ पे काम नहीं आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग बताई है, मुझे अपने दम पर ही सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेला इकलौता लड़का हूँ जो मेरी पूरे ख़ानदान में मैं अकेला हूँ जो बाहर निकला हूँ। कोई भी नहीं था मेरी फैमिली में कि मुझे सुनने को मिला हो कि मेरे से पहले कोई गया हो। तो कोई गाइड करने वाला नहीं करने वाला था, मैं ही था बस। अब दूसरा ये कि अगर आपको जाना है बाहर,
तो सबसे पहले आप अपने में पोटेंशियल ढूंढिए कि आप उस लायक हैं। अगर उस लायक हैं तो जाइए। काम करना चाह रहे हो तो आप अपने पहले रिसर्च करिए। आजकल इंटरनेट है, इजीली यू कैन फाइंड आउट। बहुत और इन्फॉर्मेशन किसी भी एजेंट के द्वारा मत जाइए, क्योंकि एजेंट तो यहाँ पे आपको लेके पैसा लेके डुबो देंगे। तो आप अपने ही तरीके से करिए, या आपके कोई फ्रेंड्स है, मतलब मेरे जैसे फ्रेंड्स नहीं, आपके अच्छे फ्रेंड्स, उनसे हेल्प लीजिए। इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, फ्रेंड के भरोसे आने की फ्रेंड जरूरत के नहीं। भरोसे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट से आप इजीली सब कुछ एक्सप्लोर करके आप इजीली कहीं पे भी जॉब, ये आजकल तो इजी हो रहा है। जैसे कि आजकल आप देखिए कि शायद स्कूल से स्कूल ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वो है तो तो बच्चों उसमें को भी और है। अवेयरनेस मिल रही है। हाँ, हाँ, तो ये बेसिकली वो हिम्मत रखना और स्ट्रगल के लिए तैयार रहना कि 100%, शुरुआत में क्योंकि जो आपको मूवीज और पिक्चर में देखने को मिलेगा वैसी लाइफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। शुरू में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। वो तो हम शायद कहीं भी जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी मूव होते हैं, तो शुरुआत के कुछ दिन थोड़े से स्ट्रगल वाले रहते ही हैं। यही वो रहते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो शायद इंडिया में तो आपकी जान पहचान वाले मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, वो 2 मिनट में आ जाएंगे घर वाले, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो झूठे सपने मत लेके जाइएगा। रियलिटी यही है कि बाहर जब भी जाओगे या तो उस लायक बनिए कि, और यह हिम्मत रखिए कि आप वो चीज कर सकते हैं, और हर चीज को फेस करने के लिए तैयार रहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच्चाई यही है। हाँ सच्चाई यही है बेसिकली। सो थैंक यू सो मच सोनू भाई, आपने बड़ी सारी एकदम क्लियर पिक्चर रखी है हमारे सामने में, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई ड्रीम्स वाली बातें ना नहीं, ना ना, ड्रीम्स बिल्कुल वाले रियल, बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल रियल बातें, रियल चीज़ें। और ये पूरी आपकी बातों में मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि कहीं भी आपकी बातों से मुझे ये नहीं लगा कि कहीं पे आप हताश हुए। नहीं, हताश तो होना नहीं था। इसी चीज के लिए तो मैं हताश के लिए पता क्या करता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, उस टाइम पे मैं जिम जरूर कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा ये मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ, खुद करता हूँ, मेरे पास पायलट का लाइसेंस है। तो पायलट का हाँ, लाइसेंस है? P3 लाइसेंस है पायलट का, ये अपना पैराग्लाइडिंग का। तो दुबई में अगर आप फ्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए होना जरूरी होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से अंशु 2 घंटे की ड्राइव करके रोजाना जाता था, इस 45 डिग्री में वहां जाके फ्लाई करता था। ये सब कुछ पाने के बावजूद भी मुझ में इतना मुझे कुछ चीज अगर अभी भी पानी होती है तो मैं उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करता हूँ। ये तो मुझे इवन उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जो मेरी वाइफ है स्मिता, हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उस टाइम भी वो मेरे साथ में 3-4 घंटे भरी धूप में 50 डिग्री में मेरे साथ खड़े रह के मेरी ट्रेनिंग देखती थी। 2 साल तक कंटिन्यू करने के बाद मुझे वो लाइसेंस मिला। आज मैं खुद अकेला फ्लाई करता हूँ आसमान में, क्योंकि वो एक छोटा सा ड्रीम पूरा करने के लिए हम दोनों ने कितना स्ट्रगल किया वो भी देखिए। जबकि वो इतना जरूरी नहीं था, लेकिन मुझे पाना आपकी था। इच्छा थी तो आपके लिए जरूरी था। वही था। मेरी इस यात्रा में सबसे ज्यादा जो मुझे स्ट्रॉन्ग चीज रखनी पड़ी थी, मेंटलिटी, मेंटल हेल्थ। यस, अपना दिमागी रूप से अपने आप अगर को जब तक बांध आप, के रखना। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी थोड़ा सा कहीं हताश होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है हमें। आपको कोई मिला था उस समय? उस टाइम पे कोई नहीं था, मुझे अपनी डिप्रेशन से खुद ही लड़ना पड़ा। जब मैं अपनी शक्ल ब्रश करता रहता था बाथरूम में, अपनी शक्ल देखता था, आंसू बहते थे, जबकि मैं इतना मजबूत लड़का था। लेकिन चलो उस टाइम पे मैं तो खैर मजबूत था, शायद हर दूसरा आदमी इतना मजबूत नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे चाहिए, वो अकेले डील कर लिया। अकेले हर इंसान, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आजकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एक्चुअली। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर और इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में उस चीज़ के लिए लोग बातचीत नहीं करते, और वो मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि वो बीमारी बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। और इंडिया में जब इस चीज़ों की बातें करते हैं तो वो बोलते हैं कि और ये तो पागल जैसी बातें कर रहा है ना, वो पागल नहीं, वो थोड़ा डिप्रेशन सा है। टैबू अभी भी है कहीं कहीं हमारे सोसाइटी में। और ये मैं और रिचा टॉकनेस के साथ हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को थेरेपिस्ट की या काउंसलर्स की या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ ज़रूरत है किसी एक इंसान की जो उनको सुने। 100%। हाँ, वो सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए होना चाहिए, जो अपने दिल की बात कह सके, जिससे भड़ास वो निकाल सके, किसी से अपनी शेयर नहीं कर पा रहा है, हाँ। क्योंकि शायद वो घर वालों से शेयर करेगा तो घर वाले उसे पागल समझेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने उस समय अपनी स्ट्रगल की, मैं परेशान, आज मैं रोया, तो आपकी मम्मी क्या बोलती, बेटा वापस आ जा। 100%। है ना? आपको चाहिए कि कोई वैसा ही आपके लेवल पे जाके उस चीज को समझे। हाँ, बस वो इमोशनली आपका थोड़ा हिम्मत बना दे, मोरल बूस्ट कर दे। तो आप दोनों जो काम कर रही है इज रियली वेरी ग्रेट, और मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए आप आगे आ रहे हैं,
तो शर्माना नहीं है, भाई लोगों मदद के लिए तैयार रहो। थैंक यू सो मच सोनू भाई। आपको अगर लगता है कि आप भी ऐसे किसी स्टेज पे हैं लाइफ में जहाँ पे सिर्फ एक वो बात करने वाला, सुनने वाला इंसान चाहिए, मैं और रिचा आर ऑलवेज देयर विद द टॉक नेस्ट फॉर यू एट योर सर्विस. You can reach out to us on Instagram, YouTube. We have a phone number as well. You can call us anytime, send us a WhatsApp message. You'll get all the detail in the description box. Thank you so much सोनू भाई हमारे Thank you, साथ Anshu, जुड़ने के thank लिए you. इतना टाइम आपने दिया. आई एम श्योर आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे. ज़रूरी नहीं है कि आप यही लाइफ चाहते हैं जो सोनू भाई की है, बट जो भी लाइफ चाहते हैं, क्रक्स ये है कि उसके लिए मेहनत करनी बड़ी ज़रूरी है. उसके लिए हिम्मत करके आगे बढ़ना, वो एक पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी है. सेम चीज़ आती है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी. उसके लिए भी एक पहला कदम लेना ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड आवर कॉन्वर्जेशन टुडे. सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ. हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ विद अनदर टॉपिक, मे बी विद अनदर गेस्ट. तब तक के लिए टेक केयर. लेट्स टॉक, ब्रीथ एंड हील टुगेदर विद द टॉक नेस्ट. बाय बाय.